तो आज हम शुरुआत करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री से, जिसके बिना ना ही हमारा जैम के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हो सकते, ना ही नेट के हो सकते और ना ही गेट लेवल के हो सकते। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में हम करेंगे +2 का पूरा जितना भी थोड़ा बहुत होता है, बीएससी का, एमएससी लेवल का, नेट लेवल का और गेट लेवल का। ये पूरा का पूरा हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे, लेकिन शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, जो हम +2 से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जय बजरंगबली। जो हमने बिल्कुल बेसिक +2 लेवल से शुरू किया था, वो हमने पढ़ना शुरू किया था आइसोमेरिज्म से, या हम कह सकते हैं आइसोमर्स से। अब आइसोमर्स होते क्या? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्या बोला मैंने? 2 और more compounds having the same molecular formula but differ in physical and chemical properties. Physical and chemical प्रॉपर्टीज। अब फर्दर जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहला कौन सा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, या स्ट्रक्चरल के साथ साथ हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। सेकंड है स्टीरियो आइसोमर्स। सेकंड कौन सा है? स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होता है? अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। 2 or more compounds having the same molecular formula। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, बट डिफर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हम किसे कहेंगे? अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सिंपल मेरे पास ये है साइक्लोहेक्सेन। अब एक CH3 यहां पर लगा है मिथाइल ग्रुप, और एक मिथाइल ग्रुप यहां पर लगा है। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है? एक मिथाइल ग्रुप यहां पर लगा है, एक यहां पर लगा है। तो जो ये 2 आपस में स्ट्रक्चर हैं, ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है? क्यों? क्योंकि दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो इसलिए क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो गए एक दूसरे के।
ठीक है। सेकंड है स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, वो वेरी कर रही हो। ठीक है, समझ आया? क्या होगा? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम molecular formula but differ in spatial arrangement। जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट है बस इसके अंदर कि स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है और इसमें एक पोजीशन पर जो मिथाइल है वो लगा है वेज पोजीशन पर, और एक पोजीशन पे लगा है डैश पोजीशन पर। सिमिलरली दूसरा साइक्लोहेक्सेन है, उस पर एक मिथाइल तो वेज पर ही लगा है, लेकिन दूसरा मिथाइल भी साथ में वेज पर ही लगा है। तो अब क्या हुआ? स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस किस वजह से है? वो इस वजह से है क्योंकि ये स्पेस के अंदर जो इनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसके अंदर एक वेज पे है, एक डैश पे है, इसके अंदर क्या है? दोनों के दोनों वेज पे है। इस वजह से इन दोनों को हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा आइसोमर्स, आइसोमर्स के आगे स्ट्रक्चरल, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, और सेकंड था स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने क्या पढ़ा? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन आपके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। स्टीरियो आइसोमर में हमने क्या पढ़ा? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन स्पेस के अंदर अरेंजमेंट क्या हो? डिफरेंट हो। उनको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। अब आगे देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के पार्ट्स को। स्टीरियो आइसोमर्स को हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया? स्टीरियो आइसोमर्स को आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला था कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। क्या चीज? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, पहला था कॉन्फिगरेशनल, दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब नेक्स्ट, कन्फिगरेशनल आइसोमर किसे कहेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर किसे कहेंगे? अब कन्फिगरेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसे हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? वो आइसोमर्स जिसे हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं करवा सकते। अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं करवा सकते, इसका मतलब जो डबल बॉन्ड वाले आइसोमर्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये है आपका ट्रांस एल्कीन, क्या है? ट्रांस एल्कीन, और ये है आपका
सिस एल्कीन। क्या है? सिस एल्कीन। अगर आपको ट्रांस एल्कीन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको सिंपल रोटेशन से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके के आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को डिफाइन करते हैं। Those isomers which cannot be interconverted just by rotation about the single bond। यही तो बताया मैंने कि हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, किससे? रोटेट करके सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, समझ आ गया ये? और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होगा? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोज आइसोमर्स which can be interconverted just by rotation about the single bond। आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, और न्यूमैन प्रोजेक्शन में जैसे गॉच फॉर्म को एंटी फॉर्म में करते हैं, इक्लिप्स में, स्टैगर में, तो वो क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से कन्वर्ट होते हैं, तो उनमें हम क्या कह देंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और जो वेरियस उसके स्ट्रक्चर बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कन्फर्मेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये मेरे पास कोई न्यूमैन स्ट्रक्चर है। अब अगर मेरे को इसको सिक्सटी डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड न्यूमैन स्ट्रक्चर में। अब क्या हुआ? वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही तो रोटेशन हुई जिससे सेकंड कन्फर्मेशन आ गई, तो इनको क्या कहेंगे हम? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और इसमें क्या था? ट्रांस की कन्वर्जन सिस में या किसी भी डबल बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो हमें है वो डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसमें सिर्फ हम सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो बैरियर है, रोटेशनल बैरियर है, वो क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको घुमाने के लिए, इसको ट्रांस से सिस में करने के लिए। तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है? रोटेशनल बैरियर इज हाई, और उसका रोटेशनल बैरियर क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, आसानी से घूम जाएगा, रूम टेम्परेचर पर भी घूम जाता है, तो इसके लिए रोटेशनल बैरियर क्या है? लो है, ठीक है। तो रोटेशनल बैरियर क्या होगा? लो होगा। क्या होगा? लो होगा रोटेशनल बैरियर। समझ आ गई यहां तक बात? ठीक है। इसमें ही एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो है जो मैं बोल चुका हूं कि इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग चाहिए होगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के बिना तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड रोटेट करता है तो डबल बॉन्ड टूटता है। क्यों? क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होता है। वो क्या होता है? डबल बॉन्ड इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होगा। अगर ये घूमेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां से ओवरलैपिंग खत्म होगी, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड रहेगा ही नहीं, तो टूटेगा ही। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें?
बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर, क्या चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड। और इसके लिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, कोई जरूरत नहीं है बॉन्ड टूटने की, तो नो बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया स्टीरियो आइसोमर्स को आगे जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स है जिसे हम इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते जस्ट बाय रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करवा के। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कई बार हम स्टीरियो आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोल देते हैं। तो अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये जानेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, अकायरलिटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। तो अब ऑप्टिकल आइसोमर्स से शुरू करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ बिहेवियर है वो डिफरेंट है। क्या है, टू और मोर कंपाउंड्स, two or more compounds having the same molecular formula, same structure, molecular formula भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट differ in behavior towards plane polarized light, but differ in behavior towards plane polarized light। ये उस तरीके से होगा कि कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, वो आपस में तो दोस्त है ही, लेकिन ये जो है वो किसी और का भी दोस्त है, ये जो है वो किसी और का भी दोस्त है। ठीक है, ये आपस में दोस्त है, लेकिन ये भी किसी और का दोस्त है, वो भी किसी और का दोस्त है, ये इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। इनका आपस में बिहेवियर डिफरेंट होगा, और ये इसको नहीं जानता, इसके साथ बिहेवियर डिफरेंट होगा, ये इसको नहीं जानता, इसके साथ इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ठीक है, ये कर लिया हमने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता होगा, अच्छी बात है, करता होगा, लेकिन ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये होती क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपका, करता तो होगा रोटेट, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या। अब देखो, कोई लाइट होती है उसमें सभी वेव्स अलग अलग प्लेन्स में होगी, लाइट के अंदर वेव्स होगी जो कि अलग अलग प्लेन में होगी।
ठीक है, जैसे मेरे पास कोई ये लाइट है, ठीक है, और इस लाइट की वेव्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है। अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइट को, लाइट हैविंग waves in all the direction, अगर मैं इस लाइट को किस में से पास करूं, निकोल प्रिज्म में से पास करूं, किस में से, निकोल प्रिज्म में से। अगर मैं इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करूं तो मेरे को बाद में इसमें से जो लाइट मिलेगी वो लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होगी, उस लाइट की वेव्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होगी, मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो जो वेव्स है वो एक ही प्लेन में होगी, सभी प्लेन्स में नहीं होगी। लाइट having all the waves in same plane, all the waves in same plane, ठीक है। तो वो लाइट जिसकी सभी वेव्स एक ही प्लेन में हो, उस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज PPL, ठीक है। एक तरीके से छानने का काम कर दिया निकोल प्रिज्म ने। लाइट थी जो सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही थी, सभी प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही थी वेव्स उसकी। जब हमने उसे निकोल प्रिज्म में से पास किया, जब निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमें ऐसी लाइट मिलेगी जो सारी की सारी उसकी वेव्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होगी, और उसे हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फर्दर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, फर्दर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से। किससे पास करेंगे, ये मेरे पास कोई है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी या तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो ऐसी की ऐसी ही बाहर निकल जाए जैसी पहले थी, या वो थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाए, ठीक है, या लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाए, ठीक है। अगर, अब समझना इसे, अगर लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में पास करने के बाद एज इट इज बाहर आ जाती है बिना किसी रोटेशन के, लेफ्ट राइट की रोटेशन के, तो जो सॉल्यूशन उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अगर एज इट इज वापस आ गई तो हम सॉल्यूशन को क्या कह देंगे, यहां पर सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अगर उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन ने लेफ्ट या राइट कितने भी एंगल से रोटेट किया हो, चाहे थोड़ा सा किया हो चाहे ज्यादा किया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़ी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पढ़ा कि वो सॉल्यूशन से पास होगी या तो एज इट इज आ जाएगी या लेफ्ट राइट रोटेट होगी,
ठीक है, अगर एज इट इज आई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर लेफ्ट राइट रोटेट होके आई तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब अगर प्लेन पोलराइज लाइट राइट की तरफ रोटेट हो रही है तो उसे हम कहेंगे, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहेंगे? इफ प्लेन पोलराइज लाइट is rotated on right side, अगर वो राइट साइड में रोटेट हो रही है, देन जो हमने इसके अंदर कंपाउंड लिया, जिस भी कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है, देन द कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है जो उसने लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, क्या किया? लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, उसे हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी। समझ आ गई बात? ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड ने राइट साइड पे रोटेट कर दिया तो उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड में कर दिया उस कंपाउंड को हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और डेक्स्ट्रो को हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लीवो को हम माइनस से। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी? टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू rotate the plane of plane polarized light, plane of plane polarized light। यही तो था ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर रहे थे या लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहे थे उसे ही तो हमने ऑप्टिकली एक्टिव कहा था। और वही हमने लिखा है कि किसी भी कंपाउंड की टेंडेंसी जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट कर सके या प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन चेंज कर सके, जिस प्लेन से वो आ रही है। मान लो कोई लाइट है वो इस प्लेन में आ रही है, उसका प्लेन चेंज कर दिया। अगर वो लाइट इस प्लेन में आ रही है, अगर हम उस लाइट का प्लेन चेंज कर दे, अगर वो राइट साइड में रोटेट हो जाए या लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो ऐसा कर सके। ठीक है, अब ये तो हमने थोड़ा साइंटिफिक तरीका सीखा कि हम किस तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब हम हर एक कंपाउंड को लेके जाए लैब में और उसके ऊपर डिटेल स्टडी करें और फिर बताए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है, वो तो हमारे लिए साइंटिस्ट ने करके दे दिया। हमें तो सिर्फ आगे मेथड्स पढ़ने हैं कि जिस तरीके से हम किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं, जिसमें से
जो सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल है वो है सिमेट्री एलिमेंट्स की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव किस तरीके से बताएंगे अब हम, एक सेकेंड। इसमें मत लगाना भी। तो अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यूजिंग द सिमेट्री एलिमेंट्स, यूजिंग द सिमेट्री एलिमेंट्स। किसका यूज करके, सिमेट्री एलिमेंट्स का यूज करके। अब ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या चीज आगे थोड़ा बहुत पढ़ रहा होगा, पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सिमेट्री एलिमेंट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो होंगे, सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस भी कह देंगे, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सिग्मा। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल I। तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज AOS, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C के पैरों में N। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को AAOS लिख देते हैं शॉर्ट टर्म में, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल S के पैरों में N। ठीक है, अब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई भी किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा, इनमें से अगर कोई भी किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी चीज देखो, मान लो कोई कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड है कोई, अगर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, सेंटर, एक सेकेंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और कंपाउंड का नेचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो क्या होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो अकायरल बोल देते हैं उसे। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई फर्स्ट कंपाउंड है, अगर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, तो आपका नेचर साफ साफ क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल। अभी तो बताया, अगर किसी कंपाउंड के अंदर
चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, कोई सा भी सिमेट्री एलिमेंट हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बिना कुछ देखे उस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख देना, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है, मान लो मेरे पास कोई भी, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब एक चीज सुन लो, किसी कंपाउंड के अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से किसी में से भी एक प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट ही होगी, ठीक है। ये चाहे बात याद रख लो, नोट्स में लिख लो, कहीं भी लिख लो, अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक भी प्रेजेंट है, तो उसके अंदर आंख मीच के लिख देना कि अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होगी ही होगी, ठीक है। अगेन कोई में से भी एक प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड कंपाउंड ले लेते हैं, अगर कोई थर्ड कंपाउंड हुआ जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अब अगर इन दोनों में से बताया था एक भी कोई प्रेजेंट हो, तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ने तो प्रेजेंट होना ही होना है। अगर अल्टरनेट एक्सिस भी प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो अगेन कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल। अगर मान लो मेरे पास कोई फोर्थ कंपाउंड है जिसके अंदर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मैंने कहा था इन दोनों में से हो तो होगा ही होगा, मैंने ये तो नहीं कहा अगर ये दोनों ना हो तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। मान लो ना ही किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगेन वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसा केस वैसे बड़ा ही रेयर देखने को मिलता है। अगर मान लो मेरे पास कोई दूसरा कंपाउंड है जिसके अंदर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना ही अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा वो, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से कोई सा भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तीनों एब्सेंट होंगे, तो कंपाउंड अपने आप ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। अब हमें बार बार कंपाउंड को लैब में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, इन मेथड से हम, इन सिमेट्री एलिमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे क्या होता है। अब एक बात बताओ, जब मैंने ये कहा कि ये तो रेयर एग्जांपल है, बाकियों में प्लेन हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, अल्टरनेट कोई भी एक हो तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, ये तो बिल्कुल रेयर है। इसके एग्जांपल हम क्या अलग से कर लेंगे, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव ही है, तो हम इन तीनों पे फोकस करेंगे और फोकस करते हुए हम सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोकस करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोकस करेंगे। अल्टरनेट देखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा वो तो अपने आप होगा। अगर इन दोनों में से भी कोई एक प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव वही हो गया ना, तो हम क्यों तंग हो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो हम किसी भी कंपाउंड के अंदर या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये जानते हैं। अब
चलो दो ही देखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए। ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ठीक है, कोई भी प्लेन, कोई भी हाइपोथेटिकल प्लेन, कोई भी हाइपोथेटिकल प्लेन अगर किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा है, तो उस प्लेन, उस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई भी हाइपोथेटिकल प्लेन कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा है, तो उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, इक्वल हाफ्स, जैसे कि मान लो मेरे पास ये डस्टर है इस टाइम पे, अगर मैं इसे बीच में से काट दूं तो ये इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, तो इसका मतलब इस डस्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब खुद को भी देख सकते हो, अगर हम अपने आप को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, आउटर कवरिंग देख दी या कहीं अंदर का देखने बैठ जो इस साइड हार्ट है सर, इस साइड तो है नहीं। ठीक है, अगर हम खुद को दो इक्वल हाफ्स में बांट दे तो इस साइड हमें सेम दिखेगा, इस साइड हमें सेम दिखेगा, तो हमारे अंदर भी क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुई? कोई भी ऐसा 2D हाइपोथेटिकल प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा हो। ठीक है, एनी 2D हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल ही है ना, रियल कहां है? रियल में थोड़ा ना मैं इसे काट रहा हूं, बता रहा हूं बस तुम्हें। ठीक है, एनी 2D हाइपोथेटिकल प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल, which divides the molecule into two equal halves, two equal halves। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के आगे टाइप होंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्टिंग प्लेन। पहला कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग प्लेन, दैट इज रिफ्लेक्टिंग प्लेन। अब रिफ्लेक्टिंग प्लेन के अंदर क्या होगा? मान लो एक कोई भी एल्कीन ले लो इस तरीके से, ये मैंने कोई भी एल्कीन ले ली। अब अगर मैं यहां से इसको डिवाइड कर दूं, यहां से इसको डिवाइड कर दूं, तो इस हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा, इस हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा, इस कार्बन को ये वाला कार्बन दिखेगा। तो यही तो है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी कौन सा प्लेन प्रेजेंट है? रिफ्लेक्टिंग प्लेन, क्योंकि कार्बन को कार्बन दिखेगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन। समझ आ गए? ठीक है, नेक्स्ट है बाइसेक्टिंग प्लेन। नेक्स्ट कौन सा है? बाइसेक्टिंग प्लेन। अब बाइसेक्टिंग प्लेन में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूल ले लो, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल को यहां से काटता हूं, अगर मैं मॉलिक्यूल को यहां से काटता हूं इस तरीके से, बाइसेक्टिंग क्यों बोला? तो मैं तो लग रहा होगा सर सेम से ही है। बाइसेक्टिंग इसलिए बोला क्योंकि ये यहां पर मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ जा रहा है, बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। यहां पर इसने कार्बन को काट दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन दिखेगा, इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन दिखेगा। इसलिए प्लेन तो है, लेकिन प्लेन कौन सा है? बाइसेक्टिंग प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, बाइसेक्टिंग प्लेन है। ठीक है, वैसे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ही है, बट इस प्लेन को बोलेंगे बाइसेक्टिंग, इस प्लेन को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग। तीसरा प्लेन होता है जिसे हम कह देते हैं बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग। तीसरा कौन सा है?
bisecting as well as रिफ्लेक्टिंग प्लेन, वो कौन सा होगा? अब सेम कंपाउंड ले लो, यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब एक चीज समझना इसके अंदर, बस ये कार्बन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ ना, प्लेनर हुआ ना स्ट्रक्चर। अब ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, मान लो 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर इस तरीके से लगे हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक ऐसे है, क्योंकि प्लेनर है तो सेम प्लेन में होंगे। 2 हाइड्रोजन सिमिलरली इस साइड है, इस तरीके से लगा दो आप, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन इस तरीके। अगर मैं एक प्लेन ऐसे काटता हुआ जाऊं, अगर मैं एक प्लेन ऐसे काटता हुआ जाऊं, वो इन हाइड्रोजन्स को भी काटेगा, जो इस साइड 2 हाइड्रोजन्स होगी उन्हें भी काटेगा, और इन कार्बन को भी काटेगा। तो उस प्लेन को मैंने क्या कहा है? बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग। और मैंने रिफ्लेक्टिंग प्लेन किसको कहा है? जो ये वाला प्लेन है, ये वाला, क्योंकि उसमें इस कार्बन को ये कार्बन दिखेगा, ये वाला प्लेन है ना, इस हाइड्रोजन को इस साइड वाला, इस हाइड्रोजन को इस साइड वाला, ये वाला मैंने क्या कहा है? रिफ्लेक्टिंग। बाइसेक्टिंग किसे कहा है? बाइसेक्टिंग है ये वाला, रिफ्लेक्टिंग ये वाला, बाइसेक्टिंग ये वाला, जिसमें ये कार्बन को कट हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन को ये वाला और इस साइड वाली हाइड्रोजन को ये वाला। और रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज बाइसेक्टिंग कौन सा? ये वाला, जिसमें कार्बन भी कटेंगे और हाइड्रोजन भी कटेंगे, सबका कटेगा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग प्लेन। समझ आई ये बात कि कौन कौन से प्लेन होंगे? सबका कटेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। शायद ये तीनों प्लेन पता चल गए होंगे कौन कौन से हैं। इसके बाद है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगेन से मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि आगे एग्जाम्पल हम काफी करेंगे इनके, बस ये समझाने के लिए है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपने सेंटर पर बैठना है, समझ लो आप एल्कीन के डबल बॉन्ड के सेंटर पर बैठे हो। अगर आप इससे सीधा जाओगे तो यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी क्या है? कार्बन है। अपोजिट डायरेक्शंस में जाना होता है, अगर एक उस साइड गया तो इस साइड। अगर आप इससे अपोजिट में जाओगे इस तरीके से, यहां पर हाइड्रोजन है, इससे अपोजिट में यहां पर भी हाइड्रोजन है, इससे यहां पर जाओगे हाइड्रोजन है, इससे अपोजिट में जाओगे यहां पर भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो हमें सेम एटम मिलेगा या ग्रुप मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर मैं यहां पर CH3 कर दूं और यहां पर CH3 कर दूं, या तो सेम एटम मिलेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या सेम ग्रुप मिलेगा CH3 CH3। तो ऐसे इसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब हम किसी मॉलिक्यूल के सेंटर पर बैठ के सोचे और अपोजिट डायरेक्शंस में जाए और हमें अपोजिट डायरेक्शंस में सेम एटम या सेम ग्रुप मिले,
ठीक है, क्या मिले, सेम एटम या सेम ग्रुप मिले, उस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही हो सकती है। जैसे मैंने पहले बनाया था ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसी कंपाउंड में एक से ज्यादा थी, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री का ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल ओनली सिंगल सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, सिर्फ सिंगल एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। दुख हो गया होगा ये सुनते ही तुम्हें तो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन एक बार सेंटर ऑफ सिमेट्री को ध्यान से समझो। थोड़ा ध्यान देना सेंटर ऑफ सिमेट्री के ऊपर। मान लो ये थे मेरे पास इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब मैं इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इस सेंटर पे बैठा हूं, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा सेम, यहां पर जाऊंगा सेम, इससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम, इससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मान लो मेरे पास, मैं ज्योमेट्री चेंज कर दूं अपनी थोड़ा, इस तरीके से मैं एक बॉन्ड को ऊपर ले आया, एक बॉन्ड को क्या ले आया, ऊपर ले आया। अब जब इससे अपोजिट जा रहा हूं, ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे अपोजिट ये है, लेकिन इससे अपोजिट यहां नीचे होना चाहिए ना। ठीक है ना, इससे अपोजिट यहां नीचे होना चाहिए। कहीं तुम ये देख लो कि इससे अपोजिट ये है, इससे अपोजिट, अगर ये प्लेन से ऊपर है तो दूसरी साइड प्लेन से नीचे होना चाहिए, प्लेन में नहीं होना।